नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ब्रजेश समर्थ है। एटलांटा दुनिया परिक्रमा पॉडकास्ट के हिंदी संस्करण में आपका स्वागत है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में दो खास मेहमान हैं। दोनों को ही किसी परिचय की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन औपचारिकता पूरी करना भी जरूरी है। हमारे पहले मेहमान डॉक्टर सुनील जोगी जी हैं, जो मूल रूप से दिल्ली से हैं। अपनी बात को कहने में हास्य व्यंग का माध्यम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि केवल यही माध्यम इनकी पहचान है। माँ पर लिखी इनकी कविताएं आपको इनके संवेदनशील होने का परिचय तो देती ही हैं, और साथ ये भी दर्शाती हैं कि भारतीय संस्कृति में आ रही विसंगतियों के प्रति ये बहुत मुखर है, और इनकी कविताएं युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन प्रदान करने का काम कर रही हैं। सांख्यिकी के हिसाब से सुनील जी की प्रसिद्धि का ग्राफ काफी प्रभावशाली है। 25 से ज्यादा देशों में करीब 10,000 कवि सम्मेलनों में काव्य पाठ कर लोगों का दिल जीत चुके हैं। 100 से ज्यादा इनकी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। YouTube पर आप इनके सैकड़ों ऑडियो वीडियो देख सकते हैं। हिंदी फिल्मों में गीतकार के रूप में इनकी अपनी एक पहचान है। हिंदी टीवी सीरियल्स में कथा पटकथा भी लिख रहे हैं। 6ठी बार अमेरिका आ रहे हैं। सुनील जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी, बहुत बहुत आभार आपका। हमारे दूसरे मेहमान संजीव अग्रवाल जी हैं। हिंदी के प्रति अपने प्रेम, समर्पण और कार्यों के कारण अटलांटा और अटलांटा के बाहर भी बहुत प्रसिद्ध है। अटलांटा में हिंदी से जुड़े किसी भी कार्यक्रम में आप इनकी उपस्थिति पा सकते हैं। आप अटलांटा हिंदी समिति के संस्थापक हैं। यूएस से हिंदी अटलांटा शाखा के संचालक भी हैं। विगत 5 वर्षों से अमेरिका में हिंदी कवि सम्मेलनों का आयोजन कर रहे हैं। अपने इस प्रयास में वो भारत से प्रसिद्ध कवियों को अमेरिका आमंत्रित करते हैं। संजीव जी, आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील जी, एक बार फिर से हमारे हिंदी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मेरा पहला प्रश्न मेरी जिज्ञासा से उपजा है। विदेशों में भारतीयों की और हिंदी प्रेमियों की संख्या विशाल है। आप देश के एक व्यस्ततम कवियों में से एक हैं। देश विदेश काव्य पाठ के लिए भ्रमण करते रहते हैं, और जैसा कि हमने जाना कि काव्य पाठ के लिए आप अमेरिका में 6ठी बार पधार रहे हैं। मेरे प्रश्न का मंतव्य ये है कि एक कवि की दृष्टि से आप अंतर्राष्ट्रीय श्रोताओं के बारे में क्या सोचते हैं? हमें ये बताइए कि अब तक अमेरिका में आपका काव्य पाठ का अनुभव कैसा रहा है? मैं अमेरिका में, जैसा आपने बताया, 5 बार आ चुका हूं और फिर से आ रहा हूं। और इसलिए जब कोई बार बार कहीं आता है तो निश्चित तौर पे कि उसको भी अच्छा लगता है, और जो लोग बुलाते हैं या सुनते हैं उनको भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये बार बार की पुनरावृत्ति आने की यही संदेश देती है कि लोग मुझे पसंद करते हैं, और मैं अमेरिका को और दूसरे देशों के हिंदी प्रेमियों को, कविता प्रेमियों को पसंद करता हूं। ये मैंने महसूस किया कि भारत में लोग सुनते हैं, भीड़ ज्यादा होती है, कई बार पेमेंट भी बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन जितनी गहराई से हिंदी के प्रति, भारतीय संस्कारों के प्रति लगाव दिखाई देता है अमेरिका के श्रोताओं में, वो कई बार भारत में नहीं दिखता है। जैसा हमारे यहाँ कहा जाता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो ये लगता है कि ये तो अपने ही हैं, ये तो घर के ही हैं। वहां जब आते हैं तो सब लोग जो है, जो भी भारतवंशी लोग हैं, तो किसी भी शहर के हों, तो ऐसा लगता है कि वो हमारे परिवार के हैं, वो हमारे शहर के हैं। वहां से जो प्रेम मिलता है, जो अपनापन मिलता है, वो बहुत अद्भुत है। और कई परिवारों में मैं जाता हूं तो मुझे भारतीय संस्कृति के संपूर्ण दर्शन उनके घरों में मिलते हैं। कई बार यहां भी नहीं मिलते। उनके घरों में गीता, रामायण, पूजा घर, और बच्चे पैर छूते हैं। ये जो भारत की मूल संस्कृति है, वो कई जगह जाओ तो स्वागत करते हैं, तिलक लगाते हैं। कार्यक्रमों में भी वही परंपरा है, माल्यार्पण की, शॉल की, सम्मान की, और एक एक पंच पर कविता के बहुत उत्साह से दाद देते हैं, समर्थन करते हैं। उसका कारण ये भी हो सकता है कि जब हम वहां जाते हैं जहां लोगों को हिंदी कम सुनाई देती है, तो एकदम से कोई हिंदी बोले और उस हिंदी से कुछ आनंद निकाले,
तो उसकी प्रतिक्रिया होना निश्चित तौर पे स्वाभाविक है। लेकिन मेरे अनुभव बहुत अच्छे हैं। मैं अमेरिका के लगभग 20-22 शहरों में, क्या अब तो और ज्यादा हो गए होंगे, काव्य पाठ में कर चुका हूं और लोग भी बहुत अच्छे हैं। संजीव जी ने इस बार ये बीड़ा उठाया। हालांकि ये मेरी निजी यात्रा है, पारिवारिक यात्रा है, परिवार भी आ रहा है, लेकिन क्योंकि कविताएं लिखता हूँ, लोग जानते हैं संजीव जी तो हमारे परिवार की तरह हैं और इतना प्रेम है इनसे, तो इसलिए मन में बहुत उत्साह है कि मैं जाऊंगा तो न केवल लोगों को हंसाऊंगा और हिंदी और कविता और भारतीयता की बात करूंगा, बल्कि अपने परिवार से भी मिलूंगा और वहां के जो प्रवासी भारतीय हैं, भारतवंशी हैं, उन सबसे मिलने का अवसर मिलेगा और आप भी मिलेंगे, ऐसा लगता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। एक और मेरा सवाल है, जैसा आपने कहा कि आप प्रवासी भारतीय हम लोगों से यहाँ मिलेंगे और आपने भारतीय समाज और भारतीय दर्शन और भारतीय संस्कृति को आपने यहाँ पाया है, अमेरिका में भी उतना ही और कहीं आपने कहा कि उससे भी ज्यादा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका प्रवासी भारतीयों के लिए क्या संदेश है जो अमेरिका में रह रहे हैं? मेरा संदेश तो ये है कि ये कहना कि देश से प्रेम करो, देश कमाओ, ये कहना तो बेमानी है। ये तो मुझे लगता है कि हमसे ज्यादा देश से प्रेम वो करते ही हैं। तो दुनिया में भारतीयों की सबसे बड़ी पहचान है कि दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो भारत उनसे बाहर नहीं जाता है। वो भारत से बाहर जाते हैं लेकिन भारत उनसे बाहर कभी नहीं निकलता। तो वो तो उनमें है ही। बस ये जरूर एक मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपके देश की पहचान जो है, दुनिया में दो बातें कहना चाहता हूं। जैसे हम यहाँ कोई काम करते हैं मोहल्ले में, अपने शहर में, और वो गलत काम कुछ होता है तो पूरा मोहल्ला बदनाम होता है या परिवार बदनाम होता है या शहर बदनाम होता है। लेकिन जब हम दूसरे देश में कोई भी गलत काम करते हैं तो हमारा पूरा देश बदनाम। इसलिए एक भी ऐसा कोई काम ना करें जिससे देश बदनाम हो किसी भी तरह। हालांकि मैं नहीं कहता कि कोई करता होगा। और अमेरिका को भी उतना ही प्यार करें जितना भारत से करते हैं, क्योंकि भारत में उन्होंने जन्म लिया है, जन्मभूमि भारत है लेकिन कर्म भूमि अमेरिका है। जिस तरह कृष्ण की दो माएं थी, देवकी से उन्होंने जन्म लिया और यशोदा से ज्यादा प्रेम उनको मिला, तो इसी तरह जो लोग अमेरिका में रहते हैं उनको अमेरिका का बहुत प्यार मिल रहा है। जहां वो रह रहे हैं, जिस मिट्टी में, जिस हवा में सांस ले रहे हैं, तो अब उनका देश केवल भारत नहीं है, अमेरिका भी उन्हीं का देश है। तो वो एक तरह से उनको ये सौभाग्य है कि जैसे कृष्ण की दो माएं थी, उसी तरह से जो अमेरिका में रहते हैं उनके भी दो देश हैं, उनके उसका मान सम्मान रखें। दूसरा एक निवेदन ये भी है कि यथासंभव अपने बच्चों को भारत जरूर लाएं, साल में 2 साल में, और बच्चों को रिश्तों की अहमियत की जानकारी दे कि दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी क्या होते हैं। जिन बच्चों के जन्म वहां हुए हैं उन बच्चों को यहाँ के परिवार की जो परंपरा है उसका महत्व पता होना चाहिए। हमारे संस्कारों का भी महत्व पता होना चाहिए। हर संस्कार हमारा, उसका कुछ न कुछ कारण है। अगर हम पैर छूते हैं तो एक आसन है, बाकायदे आप दिन में 10 लोगों के पैर छुएंगे तो एक एक्सरसाइज भी है। हम बच्चों को ये समझाएं कि ये केवल दिखावा नहीं है। जब हम किसी के सामने झुकते हैं तो आशीर्वाद देता है, तो उसकी जो विशेष है वो हमको मिलती है ना। तो इस तरह से बच्चों को लॉजिकली समझाएं कि भाई भारत की संस्कृति कितनी महान है। क्योंकि आप दुनिया में कहीं भी हैं, अगर अपने देश की संस्कृति पहुंचा पा रहे हैं तो आप देश का काम भी कर रहे हैं। तो हर जाति का, हर धर्म का सम्मान करें। दुनिया में इंसान तो एक ही है। तो मैं तो सबसे दुनिया में कहता हूं कि सारे धर्मों का मान सम्मान करें और अपने भीतर जो भारत का मूल तत्व है कि भारत संवेदना प्रधान देश है, भारत आस्थावान देश है, भारत दुनिया की मदद करने वाला देश है, सहयोग करने वाला। किसी भी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी हर मुश्किल में सबसे पहले भारत खड़ा हो जाता है कि हम आपके साथ हैं। तो ये
दृष्टिकोण रहे और बच्चों को ये बताना भी जरूरी है कि आप भारत के हैं तो भारत का थोड़ा बहुत इतिहास, भारत के संस्कार, भारत की परंपराएं और भारत ला के उनको भारत दिखाइए भी। ये तो मेरी इच्छा है कि वो भारत से दूर जन्म हो तो भारत से दूर हो ना जाए, यथासंभव अपनी मातृभाषा को बचा के रखें। इंसान के पास एक ऐसा ये बहुत बड़ा उसकी जो है उसका गुण है, उसकी पहचान है। दुनिया में इंसान के पास एक ही चीज है जो उसकी पहचान की है, वो है उसकी वाणी, उसकी भाषा। अगर आप तो हिंदी बोलते हैं तो कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं है, लोग समझ जाते हैं कि आप भारत के हैं या एशिया के हैं। आप चाइनीज बोलते हैं तो पता चलता है। तो भाषा आपकी पहचान है। तो कम से कम तो दूसरे देशों के लोग कम से कम नमस्ते और जो आसान शब्द हैं वो सब बोलते हैं। तो जो भी लोग हैं, मुझे अक्सर वहां सुनने को आता है कि बच्चे नहीं आते प्रोग्राम में, बच्चों को हिंदी समझ नहीं आती, बच्चे हिंदी जानते नहीं है। तो मुझे दुख होता है कि बच्चे तो बच्चे हैं, माँ बाप तो आप है ना। बच्चा जन्म लेते ही तो अंग्रेजी नहीं बोलने लगेगा ना। बच्चे को आप आधा घंटा हिंदी में बात करेंगे। संजीव जी के बच्चों से मिलो, कई बार तो लगता ही नहीं कि अमेरिका के। बातें करेंगे, उसी तरह से व्यवहार करेंगे। तो कुछ परिवारों से मुझे ये जरूर थोड़ी निराशा हुई जब वो ये कहते हैं कि हमारे बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हिंदी में। भाई ये उचित नहीं है। आप जड़ से दूर ना जाएं, चाहे आपकी 7 पीढ़ियां अमेरिका में रहें, लेकिन 7वीं पीढ़ी से भी मैं अपेक्षा करूंगा कि वो न केवल हिंदी जो उसकी मातृभाषा है, तमिल हो, तेलुगु हो, पंजाबी हो, कन्नड़ हो, गुजराती हो, मराठी हो, मातृभाषा तो कम से कम जाने। वो भारत की कोई भी भाषा हो, सारी भाषाएं भारत की हैं। तो और भारत के संस्कार उसमें सीखे। तो संजीव जी से भी मैं कहूंगा कि जो अपना कार्यक्रम है उसमें परिवार सहित लोग आए और हो सके तो बुजुर्गों को या बच्चों को भी लाए। आने वाले समय में जो बच्चे थोड़ा बहुत सीख सकते हैं तो हो सकता है उनमें रुचि जागृत हो कि भाई अरे ये तो बड़ा अच्छा है, लोग बड़ा एंटरटेन कर रहे हैं, बड़ा खुश हो रहे हैं, बड़ी तालियां बजा रहे हैं। तो उनका कहीं से इच्छा जागृत हो कि मैं भी थोड़ी हिंदी सीखूं। ऐसा मेरा निवेदन है कि ये करना चाहिए। सुनील जी, आपको याद नहीं होगा लेकिन हमारे यहाँ यही है, चलन यही है, बच्चे ही कार्यक्रम शुरू करते हैं, बच्चों से ही हम प्रार्थना से शुरू कराते हैं। आपका कार्यक्रम तो संजीव जी आदर्श कार्यक्रम है। अगर मुझसे कोई ये कहे कि पूरे अमेरिका में सबसे अच्छा और सबसे आदर्श कार्यक्रम कहाँ होता है तो मैं अटलांटा का आपका कार्यक्रम ही बताऊंगा। मैं 20-25 शहरों में जाने के बाद भी जो परंपरा, जो क्राउड, जो जनता का प्रेम, जो नई पीढ़ी, बच्चे, फैमिली आपके यहाँ दिखाई दिए, वो पूरे अमेरिका की और देश जगहों पे मुझे कम मिले। कुछ जगह मिले लेकिन आपसे अच्छा कोई नहीं। तो ये आरोप आप पर नहीं है, ये तो समग्र रूप से मैं बता रहा हूं। तो आपके बच्चे, आपका परिवार और आपका अटलांटा समिति तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। सुनील जी, आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि अमेरिका में 80 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है, हिंदी सीखी जाती है। मैं पिछले विगत 22 सालों से अमेरिकन विद्यार्थियों को, जिसमें प्रवासी भारतीयों के बच्चे भी हिंदी सीखते हैं, और एमरी में, अटलांटा में, एमरी में हमारे पास करीब 80 से ज्यादा विद्यार्थी हैं जो कि, हाँ, जिसमें विद्यार्थी पाकिस्तान से, बांग्लादेश से आए हुए लोग, हिंदुस्तान से, दक्षिण भारत से, जिनकी माता पिता की भाषा तेलुगु, तमिल, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली है। वे सब लोग 2nd और 3rd जनरेशन डायस्पोरा के जो बच्चे हैं, प्रवासी बच्चे, वो हमारी कक्षा में आकर हिंदी सीखते हैं। ये बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बधाई देता हूँ, आपको नमन करता हूँ, आपके प्रयासों को प्रणाम करता हूँ कि आप मेरी अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा काम कर रहे हैं। नहीं, ये सब आपका, जैसे मैंने कहा, आपके मार्गदर्शन, आपके विचारों से संभव है, और आपकी उपस्थिति इस बात को और ज्यादा प्रबल बनाएगी कि लोगों के मन में हिंदी सीखने के प्रति, हिंदी जानने के प्रति, अपने संस्कारों को जानने के प्रति
हमारी संस्कृति क्या है। जैसा आपने बताया कि माता पिता के पांव छूना, उसमें कौन सा भाव छुपा है। ये एक प्रक्रिया नहीं है, एक भाव है जो एक कवि अपने शब्दों से कह सकता है, और एक जो कविता नहीं कह सकता है, समझता है, वो अपने भाव से जागृत कर सकता है, बता सकता है, उजागर कर सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके आप इस बात के, आपने इतना अच्छे ढंग से इस बात को हमें समझाया। सुनील जी, मेरा इस बारे में एक और प्रश्न है कि आपने कहा कि आप अमेरिका में जो चीजें देखते हैं, कभी कभी आपको उतने भारतीय संस्कृति के दर्शन हिंदुस्तान में या भारत में नहीं होते हैं। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि आप अगर 1-2 मिनट में ये समझा सकें कि आपने ये बात जो कही, उसका मंतव्य क्या था। मंतव्य ये था कि भारत में, जैसे पहले कहा कि जब हम जहाँ रहते हैं उसको बहुत कम महसूस करते हैं उसको। जिस तरह मैं दिल्ली रहता हूँ तो मुझे याद नहीं आता कि मैं 20 साल पहले कभी कुतुब मीनार देखने गया हूँगा, और बहुत पास में है। लेकिन दूर दूर से लोग देखने आते हैं जो चीजें हम यहाँ। मंतव्य ये था कि घर में, कई घरों में ऐसा होता है कि बहुत उतनी पूजा पाठ नहीं है, उतने संस्कार। हम किसी घर में जाते हैं तो यहाँ भी लोग बाहर से ही, अच्छा जी ठीक है, वो आओ भगत, वो स्वागत कई बार भारत में नहीं दिखाई देता, अपने परिवारों रिश्तेदारों में नहीं दिखाई देता। जो कई बार दूसरे लोग अमेरिका में, जो भारतीय लोग हैं, वो जिस तरह, कई जगह मैं गया हूँ, वो इतना स्वागत करते हैं कि पूरा आरती का थाल लेके परिवार से वो टीका करना, और वो माला पहना, मतलब इस तरह से जैसे कि अतिथि देवो भव की जो भाव है वो पूरी तरह दिखाई देता है। तो यहाँ तो मैं जहाँ जाता हूँ ऐसा कुछ तो होता नहीं। एक बार शादी के टाइम में हुआ था, वो आरती वारती ली थी ससुराल वालों ने, उसके बाद तो सामान्य बात है कि मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ संस्कार लोगों में है, और भारतीयता जिन परिवारों में मैं गया हूँ कम से कम, वो सब परिवारों में मुझे एहसास। सुनील जी, आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मैं पिछले 18 सालों से यहाँ हूँ। कैलाश जी शायद मुझसे पहले से होंगे, संजीव जी भी मुझसे पहले आ गए होंगे। और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम भारतीय हमारे संस्कारों को जीवित रखें, हमारे बच्चों में पहुंचाएं। और ये एक खुशकिस्मती की बात है कि हमारे सभी के परिवारों में ऐसा संभव है। और ये इसलिए भी संभव है कि जो काम कैलाश जी कर रहे हैं, संजीव जी कर रहे हैं, वो एक बहुत अनूठे काम है और जिसके लिए बहुत प्रेम और समर्पण की जरूरत है। तो संजीव जी, मेरा सवाल अब आपसे है। जो लोग अटलांटा अमेरिका में या उसके आसपास रहते हैं, वे आपके हिंदी प्रेम से परिचित हैं, लेकिन कई ऐसे लोग भी होंगे जो आपके बारे में, आपके हिंदी को लेकर आपका जो उद्देश्य है, मिशन है, समर्पण है, उसके बारे में और जानना चाहेंगे। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपने काम के बारे में कुछ बताएं। हाँ ब्रजेश जी, बिल्कुल। एक्चुअली सुनील जी ने जो टच किया उसको मैं उसको ही थोड़ा एक्सपेंड करूंगा। 2015 से ये सिलसिला शुरू हुआ हमारा कवि सम्मेलन का, और उसका रीजन भी यही था। मैं बचपन में अपने पिताजी के साथ कवि सम्मेलनों में जाया करता था, और मुझे मौका मिला तो हमने इस बार 2015 में पहला कवि सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया। मुझे काफी लोगों ने डिस्करेजमेंट भी दिया कि यहाँ लोग नहीं आते हैं, जो भी रीजन रहे होंगे पहले। और लेकिन बस हमारे मित्रों की वजह से थोड़ा सा हिम्मत बनी, और 2015 से जो सिलसिला शुरू हुआ उसके बाद वो रुका नहीं। फिर 2 साल हम नहीं कर पाए, लेकिन इस साल हमने, क्योंकि सुनील जी आ रहे थे तो उस हम मौके को हम छोड़ना नहीं चाहते थे। ये शुरू हुआ था कि भाई ठीक है, घर में ही कुछ, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत डिमांड, मतलब लोगों ने बहुत पसंद किया था सुनील जी को। तो हमने कहा हमारे यहाँ तो आप अटलांटा तो आप छोड़ के जा ही नहीं सकते हैं, अटलांटा तो आपको आना ही पड़ेगा। तो उसको इन्होंने स्वीकार किया, हमें बहुत अच्छा लगा। और अब ये बन के काफी बड़ा शायद लगता है मुझे कार्यक्रम होने वाला है। तो उस सिलसिले में 2015 से हमने, जैसे अरुण जैमिनी जी, तुम्हारे पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी, गजेंद्र सोलंकी जी के साथ सुनील जोगी जी भी थे, और हमारे सुदीप भोला जी,
ये सब प्रसिद्ध कवि समझे, और शबीना अदीब जी आ चुकी हैं, सोनरूपा विशाल आ चुके हैं, सर्वेश अस्थाना जी आ चुके हैं। तो करीब 15 से 18 कवि अटलांटा में हम बुला चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के साथ मिलकर। और कार्यक्रम मैं आपको क्या बताऊं, अटलांटा की जनता ने हमें तो इतना ज्यादा सहयोग दिया, और भरपूर सहयोग, मतलब मुझे कभी विश्वास नहीं होता। और 2015 में, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड था ये जो आने वाला है, मई 18-28 वाला, उसके बाद उसमें भी 365 के करीब लोग थे, लेकिन उसके बाद तो हमारा हाउस फुल हमेशा रहता है, हमेशा हाउस फुल। 2017 में फिर जब सुनील जी आए, तब तो ये हाल था कि हमारे सीढ़ियों पे भी लोग बैठे हुए थे। बर्कमार हाई स्कूल में हमने कार्यक्रम किया। और सहयोग के नाम पे मैं बताऊंगा आपको कि जैसे हमारा जो मीडिया है यहाँ, वो हमारे को भरपूर, जैसे कहते हैं ना कि इतना सहयोग करते हैं। अटलांटा दुनिया हो गया, टीवी एशिया है, वाव नाउ समझे, और खबर मैगजीन, ये सब लोग मुफ्त में हमारे वो छापते हैं इश्तिहार और इवेंट वगैरह। और कुछ लोग जो ऐसे हैं यहाँ के प्रोमिनेंट लोग हैं अटलांटा के, जो हमें बिना अनकंडीशनल सपोर्ट करते हैं, जिसमें मैं शिव अग्रवाल जी को बोलूंगा जो ग्लोबल मॉल वाले हैं, मुस्तफा अजमेरी हैं जो इवेंट, एक तरह से इवेंट कहीं हो रहा और मुस्तफा जी का नाम ना हो, इंश्योरेंस वाले हैं मिस्टर ओम अरोड़ा जी, और हमारे कुछ मित्र ऐसे हैं जो सहयोग करने में कभी पीछे नहीं रहे, हमेशा आके कहते हैं भाई संजीव तुम्हें क्या कंट्रीब्यूशन चाहिए हमें बताइए, समझे। मतलब मॉनिटरी पैसे से और तन मन और धन बोलते हैं ना, वैसे सहयोग मिलता है, जिसमें तुम्हारे कुछ बिहार से, झारखंड से, राजस्थान से, अग्रवाल एसोसिएशन से, शिव मंदिर ऑफ अटलांटा है, युगल कुंज है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यहाँ के जो लोग हैं हमारे मित्र, वो हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं। और बच्चों की बात जो सुनील जी ने कही, उसमें मैं कहूंगा कि हम हमेशा बच्चों से ही कार्यक्रम शुरू करते हैं। बच्चे हमारे प्रार्थना करते हैं, बच्चे ही हमारे वॉलंटियर करते हैं, जो खाना देना है, टिकट चेक करना है, तो बच्चों का इन्वॉल्वमेंट। और यही मेरा उद्देश्य था कि बच्चों को किस तरह से, बच्चे लोग बैठ के सुनना नहीं चाहते, बच्चे लोग जब काम करते हैं। अब बच्चों को पता है कवि सम्मेलन आने वाला है, वो हमेशा बात करते हैं कि कवि सम्मेलन में ये हुआ था, पिक्चर्स उनको याद है, बचपन से जुड़ी आ रही है उनकी यादें, तो वो सब हिस्ट्री बन जाएगा। और बच्चे, मुझे ऐसा लगता है आज जैसे मैं अपने पिताजी को याद करके कि मैं जाया करता था, मुझे लगता है कि हमारे बच्चे कवि सम्मेलन कितना पसंद है वो बात अलग है, कविताएं कितनी पसंद है वो अलग है, लेकिन क्योंकि वो बचपन में किया करते थे, तो मुझे लगता है वो सिलसिला जारी रहेगा, चाहे मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, ये मुझे उम्मीद है। और कंट्रीब्यूशन में जैसे सुनील जी ने कहा कि बुजुर्गों का, हम हमेशा बुजुर्गों का ध्यान रखते हैं, उनको हम हमेशा कोशिश करते हैं कि बुलाएं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, हम कभी भी टिकट नहीं बोलते हैं, उसको कंट्रीब्यूशन अमाउंट बोलते हैं, क्योंकि ये सब हम सहयोग से कर रहे हैं। तो कवि सम्मेलन हमारा कोई ये नहीं है कि संजीव जी ऑर्गेनाइजर हैं तो संजीव जी ये टिकट है, मतलब हमेशा वो कंट्रीब्यूशन की तरह लिया जाता है। और कुछ स्पॉन्सर हमें ऐसे मिल जाते हैं जो कहते हैं भाई ये $100 रखिए संजीव जी और आपको जो करना वो कीजिए, तो हम उनको यूज करते हैं एज ए कंट्रीब्यूशन अमाउंट। और जो बुजुर्ग अफोर्ड नहीं कर सकते हम उनको लेके आते हैं। तो हम चाहते हैं कि बुजुर्ग लोग भी उसका आनंद लें, क्योंकि बुजुर्गों को, उन्होंने कवि सम्मेलन सुने हुए हैं, और हाथ से किसको पसंद नहीं है, ठाके लगाने सबको मजा आता है। तो इस बार हमारा स्पेशल ये है कि हम इस बार 2 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके द्वारा हम एकल विद्यालय, जो कि इंडिया में रूरल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं वो, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जो मेरे बेटा उसमें जुड़ा हुआ है, इंस्पायरिंग टुगेदर करके नाम है उस ऑर्गेनाइजेशन का, जो अमेरिका में फॉस्टर किड्स के लिए काम कर रहे हैं ये बच्चे। तो उनको हम लोग जितना कोशिश होगी उतना सपोर्ट करेंगे, और वो बच्चे हमारे यहाँ आके और हमारे यहाँ हेल्प करेंगे, वॉलंटियर करेंगे। उनको हम वॉलंटियर आवर्स दे रहे हैं, जो यहाँ पे प्रचलन है, बच्चों को वॉलंटियर आवर्स करेक्ट करने होते हैं हाई स्कूल में, तो उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं बच्चों को जोड़ें इस तरह से। और मेरा अटलांटा वासियों से यही विनती है कि वो अपने दोस्तों के साथ इस कार्यक्रम में आए, खाएं पिएं और हमारे साथ हंसी के ठहाके लगाएं सुनील जी के कविताओं पर और जोक्स पर। और स्वागत है सबका, और सुनील जी का हम बहुत बहुत स्वागत करना चाहते हैं। बहुत खुशी हुई हमें। ब्रजेश जी। सुनील जी,
जैसा कि हमने सबने पिछले 20 सालों में देखा है कि हिंदी कविता को जिस तरीके से मंच पर आप और आपकी पीढ़ी के कवि लेकर आए हैं, वैसा पहले संभव नहीं था। चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से है या आपके बात करने का और बात सुनाने का, कविता सुनाने का एक नया तरीका जो आपकी पीढ़ी ने और खास तौर से आपने शुरू किया है, उससे लोगों में एक उत्सुकता बनती है, सुनने के प्रति भाव जागृत होता है, और आप जो शब्दों का जो चयन है वो आम जनता की भाषा से जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। आप ऐसी तरह से आप अपना माध्यम बनाए रखें। एक छोटा सा मेरा सवाल है, उसके बाद मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने कोई कविता हमें सुनाएं। आप अपने इस दायित्व को और अपनी भाषा को किस तरीके से संजोए रखते हैं कि आपका और हमारा संपर्क हमेशा बना रहता है? आप पिछले 20-22 सालों से, उससे पहले से आप कविताएं कर रहे हैं, बचपन से ही। आपने ऐसा कैसे जाना कि जो माध्यम जो छायावादी कवियों का था, जिसमें कि एक हिंदी की एक खास तरह की शैली का प्रयोग किया जाता था और उसको जो समझने वाले और सराहने वाले बहुत ही कम श्रोता होते थे, उसको समझने के लिए एक अलग तरीके का भाषा को उन्नत करना पड़ता था। लेकिन आपने एक ऐसा तरीका शुरू किया जिससे कि आप सीधे सीधे लोगों से जुड़ गए। जब आप खड़े होते हैं मंच पर तो लोग अपना सारा ध्यान आप पर लगा देते हैं और वो सुनने की कोशिश करते हैं कि अब आप क्या कहना चाहते हैं। तो अपनी शैली के बारे में आप कुछ बताएं। मैं 5-7 मिनट में सब बातें खत्म करना चाहूंगा। और मेरा मानना है कि जिस तरह से समाज बदल रहा है, उस तरह थोड़ा थोड़ा भाषा भी बदल रही है, परिवेश भी बदल रहा है। छायावादी कवियों में, भक्तिकालीन कवियों में न व्हाट्सएप था, न ट्विटर था, न फेसबुक था, न और माध्यम थे, न रेडियो था, न टेलीविजन था, न कंप्यूटर था। तो उनके पास केवल शब्द थे और उसका माध्यम भी बहुत सीमित थे। अब जो है एक व्यक्ति के पास इतने सारे माध्यम हैं, इतने मनोरंजन की आसानी से उसके मोबाइल पर तमाम तरह के वीडियो और सब चीजें, तो कविता की चुनौतियां बढ़ी हैं। सुनने के लिए ऑडियंस आप तक आए, इसके लिए आपको बहुत तैयारी के साथ खड़ा होना पड़ा है। तभी घर से निकल के परिवार और बच्चे सब चैनल, सब काम, सब छोड़ के आपके पास आते हैं कि आप उनको कुछ ऐसा दीजिए जो उनको कुछ अलग अनुभव, जो उनको अन्य माध्यमों में ना मिल पाता हो। आज की कविता जो हम लोग करते हैं वो एक तो प्रेजेंटेबल, हम खुद सब प्रेजेंटेबल रहते हैं। पुराने कवियों को देखेंगे तो उनकी वेशभूषा, उनकी सादगी, वो सब अच्छा है। आज के कवि हैं जो स्टार कवियों की तरह रहते हैं, उनका रहन सहन, उनका जीवन वो मैच करता है सोसाइटी से। वो ऐसा नहीं लगेगा कि वो कुछ बहुत पिछड़े हैं, तो वो मैच कर जाते हैं। दूसरा, पढ़े लिखे भी अच्छे खासे हैं, भाषाएं जानते हैं और चीजें जानते हैं, दुनिया के अन्य समाजों और देशों की जानकारी रखते हैं। इसके साथ साथ मैं तो जो है वो इंद्रधनुषी कवि हूँ, कलर्स ऑफ पोइट्री मेरे पास है। मैं रीड करता हूँ कि थोड़ी देर हंसा दिया तो थोड़ा इनको ब्रेक भी दीजिए, फिर उसमें कुछ और तड़का लगाइए। जैसे एक तरह से एक व्यंजन बनता है, तो उसी तरह से वो 56 भोग थाली की तरह हमारी कविताएं आपको जरा जरा देर में रंग बदलती मिलेंगी। तो मोनोटोनस नहीं रहती हैं, तो लोग उबते नहीं है, बोर नहीं होते। कहीं कोई जुमला आ गया, कहीं कोई जोक आ गया, कहीं फिर कविता आ गई, फिर कहीं शायरी आ गई, फिर इतने कलर्स आ जाते हैं कि आप एक रस नहीं रहते, तो आप 2 घंटे बैठ के सुन पाते हैं। और ये सारी चीजें करने में, संयोने में आपको श्रम लगता है, आपका समय लगता है। तो हमने अपने आप को एक कंप्लीट पोइट की तरह, संपूर्ण कवि की तरह प्रस्तुत करने का प्रयास हम करते हैं और कोशिश करते हैं कि समय के साथ चलें। कोरोना आया तो हम कोरोना से भी हाथ से निकालेंगे, कोविड से भी। हर घटना से समाज जैसे जैसे बदल रहा है, कोई पॉलिटिकल घटना होती है उस पर भी हाथ से निकालते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कितना ताजा बोलते हैं, कितना फ्रेश बोलते हैं। हम अपना रोना गाना, अपने जीवन के अनुभव, अपनी जो भी
है वो निजी चीजें कम करके सामाजिक चीजों को कविता में ढालते हैं, इसलिए समाज हमसे ज्यादा जुड़ा रहता है। और निजी तौर पे क्योंकि घटना प्रधान कविताएं 20% हैं, जो घटना खत्म तो कविताएं खत्म, तो अगले साल पुरानी लगेंगी या 4 साल बाद पढ़ेंगे। तो हमें ऐसी कविताओं का निर्माण भी करना होता है जो 50 साल बाद भी पुरानी न लगे। तो हम आज को भी सोचते हैं, तत्काल के समय को भी सोचते हैं, और उसके बाद 50 साल 20 साल बाद के समय को भी रेखांकित करना चाहते हैं। हम उम्र को भी सोचते हैं, हम महिलाओं को भी लगता है कि ये तो बड़ा अच्छा है, बुजुर्गों को भी लगता है कि इसने पिता पे कुछ सुनाया, माता पे माँ पे कुछ सुनाया, बेटियों को भी, बच्चियों को लगता है कि बेटियों पर कुछ सुनाया। तो सबको कुछ न कुछ चीजें मिलती हैं। हर एक के व्यक्ति के लिए मेरे कविता के पिटारे में कुछ न कुछ रंग होते हैं। वो बच्चे भी उससे आनंद लें, जो हिंदी कम जानता है उसके लिए भी सामग्री है, जो बहुत विद्वान है उसके लेवल का भी कुछ न कुछ। तो इसलिए अभी मेरी नई किताब आई है जो मैं लेके आ रहा हूं, वो है हंसी की वैक्सीन। तो ये हंसी की वैक्सीन है कि भाई ये से आप हंसते रहेंगे। तो ऐसे नए नए प्रयोग हम करते हैं। इसमें छोटी छोटी कविताएं हैं, बड़ी लंबी कविताएं नहीं है, हंसी की छोटी कविताएं हैं जो आप 4, 6, 8 लाइन में उसको पढ़ के आनंद ले सकते हैं। कम हिंदी जानने वाला है, बच्चे हैं, उन सबको एक छोटी छोटी कविताएं इसमें मिले। तो ये प्रयोग हम करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। जैसा आपने कहा और आपकी बातों से लग रहा है, और एक कहावत भी है कि हास्य तो एक गंभीर विषय है, और आपने कोरोना से भी हास्य निकाला है और लोगों को प्रेरित किया है हंसने के लिए, और जीवन एक बहुत बड़ा जीवन दान है। अब मेरा आपसे अनुरोध है, कार्यक्रम के समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं, अगर आप कुछ कविता हमारे दर्शकों को सुनाकर इस कोरोना काल अभी जो समाप्ति की ओर है उसमें अगर कुछ वैक्सीन आप दे सके हास्य की, तो मैं एक दो चीजें सुना देता हूँ, क्योंकि समय की थोड़ी सी सीमाएं मेरे सामने भी हैं, क्योंकि मैंने अपनी एक मीटिंग को थोड़ा सा टाला है, तो वहां के भी फोन शुरू हो गए हैं कि शायद कब आ रहे हैं ऐसा मान करके। तो मैं अभी तैयार होके निकलूंगा। अभी मैं सुनाता हूं कि एक लड़की प्यार में मेरी तकदीर हो गई, एक लड़की प्यार में मेरी तकदीर हो गई, मैं रांझा बना वो हमारी हीर हो गई। खत इतने मैंने प्यार के इजहार में लिखे कि वो रद्दी बेच बेच के अमीर हो गई। फिर जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए कहता हूं कि शादी के बाद साथ मेरे बेबसी रही, फिर मैं खुशी को मुझको खुशी ढूंढती रही। शादी के बाद साथ मेरे बेबसी रही, फिर मैं खुशी को मुझको खुशी ढूंढती रही। पूनम का चांद जून के सूरज में ढल गया, बस 4 रोज ही के लिए चांदनी रही। बस 4 रोज के लिए ही चांदनी रही, और मौका मिला तो पूछूंगा भगवान से मैं क्यों। शादीशुदा की एक घड़ी एक सदी रही, और एक बार घोड़ी चढ़ के मैं ससुराल क्या गया, ताउम्र गधे जैसी मेरी जिंदगी रही। तो छोटी छोटी कविताएं लेके जो कम समय में आपको आसानी से आनंद दे सकें, और कुछ और रंग भी मैं सुनाऊंगा जो साहित्यिक लगेंगे, जो आपको थोड़ा सा वहां बहुत सारा नया नया मैं लेके सुनाने वाला हूँ, आने वाला हूँ। और ये भी एक मैसेज आपको देता हूँ सबको, जो लोग वहां आएंगे, कि भीड़ में दुनिया के पहचान बनाए रखना, भीड़ में दुनिया के पहचान बनाए रखना, घर में खुशियों की एक दालान बनाए रखना, अपने होठों पे ये मुस्कान बनाए रखना, और इस दिल में हिंदुस्तान बनाए रखना। बहुत बढ़िया। सबके होठों पर मुस्कान रहे और दिलों में हिंदुस्तान रहे, यही एक मेरा प्रयास रहता है। और नए नए विषय से मैं कविताएं निकालने की कोशिश करता हूँ। वो नए सब विषय आपके सामने आएंगे, और मैं तो जितना सुनाता जाऊंगा वो आपको लगेगा अभी कम है, अभी कम है। तो उस कम के लिए मैं जल्दी से आपके बीच आने ही वाला हूँ।
संजीव जी बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं, बहुत हिम्मत के साथ प्रयास कर रहे हैं। राजनीति पर भी मैंने बहुत टिप्पणी की। भारत की राजनीति कई बार ऐसी होती है, अब तो अच्छे नेता भी हैं, कि पहले के नेता सदा चरखा चलाते थे, चरखे से सूत काट कपड़ा बनाते थे। आजकल के नेता नहीं चरखा चलाते हैं, चरखे की जगह देश चर खाते हैं। क्या शब्दों का मैंने कहा कैसे फाइलों को निपटाते हैं, मंत्री होके करने दस्तखत नहीं आते हैं। वे बोले कि काम हम अंगूठे से चलाते हैं, पहले चूसते थे अब लगाते और दिखाते। तो इस तरह कोरोना पे मैंने कहा कि कड़वी है जिंदगी इसे नमकीन बना दो, कड़वी है जिंदगी इसे नमकीन बना दो, चाहत है कि दुनिया मेरी रंगीन बना दो, कुछ भी कहूँ सुनती रहे बस में रहे बीबी, भगवान कोई ऐसी वैक्सीन बना दो। सुनील जी, आपकी कविताएं, और ऐसा हमको लग रहा है कि एक लंबा कार्यक्रम आपके साथ करना पड़ेगा जब आप पधारते हैं। बिल्कुल करेंगे, हम सुनेंगे ही आपको। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के एक दो आखिरी मिनट है, उसमें मैं संजीव जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा। तो संजीव जी, जैसा कि हमें मालूम है कि ये कार्यक्रम 10 जून को हो रहा है अटलांटा में ग्लोबल मॉल में 6:30 बजे। अगर आप जल्दी से आप और कुछ कहना चाहते हैं इस कार्यक्रम के बारे में हमारे दर्शकों को, तो आप जरूर बताएं। तो मैं यही कहना चाहूंगा जो आपने बता दिया कि ग्लोबल मॉल में इस बार है इम्पैक्ट हॉल। ये हम पहली बार वहां पे कर रहे हैं, जो कि ऊपर है, और 6:30 से 7:30 हम खाने का कार्यक्रम रहेगा, और 7:30 शार्प हमारा प्रोग्राम कभी लेट नहीं होता। हम लोग 5 मिनट पहले ही शुरू कर देते हैं, और उसके बाद कार्यक्रम जैसा सुनील जी चलाएंगे, जब तक हमारे ऑडियंस चाहेंगे तब तक जो है कार्यक्रम चलेगा। वैसे सुनील जी को पिछली बार मुझे अभी याद आ रहा है कि 15 मिनट, क्योंकि स्कूल में हम लोग करते हैं हमेशा, तो वहां पे टाइम की बहुत लिमिटेशंस है, लेकिन वहां हल्ला हो गया कि हमें सुनील जी को सुनना है, तो फिर मुझे स्टेज पे आना पड़ा और 15 मिनट का कार्यक्रम हमें बढ़ाना पड़ा सुनील जी को सुनने के लिए। तो मेरे को आशा है कि लोग, मुझे पता है, तो इसलिए मैंने टाइम रखा है वो कि 15-20 मिनट अगर बढ़ाना पड़ा तो सुनील जी के लिए हम बढ़ाएंगे। तो यही है कि आइए, आनंद लीजिए, और कंट्रीब्यूशन अमाउंट है, पैसा नहीं देखिए। अगर कोई दिक्कत है लोगों को तो हमें आप कांटेक्ट करें, और हम लोग थोड़ा लिमिट रखें क्योंकि कोविड की वजह से हॉल थोड़ा बहुत बड़ा नहीं है, तो हम चाह रहे हैं कि 200 से ज्यादा लोग ना हो उस हॉल में, और हम लोग काफी अच्छा रिस्पांस है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी कोशिश करें कांटेक्ट करने की। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी और संजीव जी, आपके समय के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आप जैसा जानते हैं 10 जून को अटलांटा में ग्लोबल मॉल में हम सुनील जी से रूबरू मिलेंगे और उनसे उनकी कविताएं, उनकी बातें सुनेंगे, उनके जो प्रयास हैं हिंदी को लेकर, उनके बारे में और कुछ जानना चाहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से हम मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।